अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एलजी का जो एक ग्रुप रह गया था उसको डिस्कस करेंगे और एलजी की इम्पोर्टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एलजी के तमाम ग्रुप्स डिस्कस कर लिए थे जो सिलेबस स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। आखिरी उसमें जो ग्रुप है वो है ग्रीन एलजी, उसको आज डिस्कस करेंगे और साथ ही उसकी इम्पोर्टेंस है पूरी एलजी की कि एलजी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितनी उसके इम्पोर्टेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें जो पहली बात हमने करनी वो है ग्रीन एलजी के बारे में। तो मेरा बेटा जैसे कि आपको इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ग्रीन एलजी, इट मीन्स इसमें कोई ना कोई ग्रीन पिगमेंट होगा। और अगर आपको याद हो हमने पिगमेंट्स में पढ़ा था ग्रीन कलर का पिगमेंट एक ही स्पेसिफिक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो दैट ग्रीन पिगमेंट इसमें जो पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के साथ साथ इसमें जो फूड स्टोर होती है ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया और इस चैप्टर में भी डिस्कस किया कि फूड जो है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर होती है। इसमें जो फूड स्टोरेज है वो एज स्टार्च है, यानी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। अब यहाँ से अगर देखें तो मेरा बेटा अगर आपको याद हो ये दोनों खसूसियात जो हैं वो प्लांट की हैं। प्लांट जो है वो क्लोरोफिल भी रखता है और प्लांट जो फूड स्टोर करता है वो एज ए स्टार्च करता है। इट मीन्स ग्रीन एलजी रिजेंबलेंस देता है प्लांट्स के साथ, या अगर आप बायोलॉजिकली दूसरी ज़बान में कहें तो प्लांट्स रिजेंबल करते हैं ग्रीन एलजी के साथ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा किंगडम जिसको हम कहते हैं, तो प्रो मीन्स होता है बिफोर या फर्स्ट या पहले आने वाला। पहले आने वाले को हम कहते हैं इंसेस्टर, बाद में आने वाली औलाद होती है और उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो हैं वो इंसेस्टर हैं प्लांट्स के। उस लिहाज से अब उस आपके पास ग्रीन एलजी जो है उसकी डिफाइन नहीं लिखी हुई, वो मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको आप नोट कर लीजिए। फोटोसिंथेटिक एलजी विच कंटेन क्लोरोफिल एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डाइसिक्रीट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तीन तरह के आपने पढ़ी थी टाइप्स क्लोरोफिल की। एक तो होता है क्लोरोफिल में, दूसरा प्लास्टिड की, सॉरी तीन टाइप्स थी हमने पढ़ा था। प्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। सही, तो क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास आ रहा था क्लोरोफिल, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो दूसरे कलर्स दे रहे थे, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड दे रहे थे। तो दोनों तीनों बातें इसमें मौजूद हैं जो प्लांट में होती हैं। ये उसकी डिफाइन है, फोटोसिंथेटिक एलजी विच कंटेन क्लोरोफिल एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डाइसिक्रीट क्लोरोप्लास्ट। इतनी होगी इसकी डिफाइन। अब अगर हम इसकी एवोल्यूशन देखें या इसकी टैक्सोनॉमी देखें उस लिहाज से ये कहलाता है मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक से मुराद है जिसकी एक ही लाइनेज हो। आप अगर चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज करें तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कहा था एक है हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के नीचे हमने लिखा था प्रोटिस्टा को, और प्रोटिस्टा से आगे हमने तीन किंगडम्स निकाले हुए हैं वहां पे, एलजी, फंजाई और दूसरा प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो अगर आप देखें तो ये वाला था मोनेरा किंगडम, ये वाला खुद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से फिर आगे ये तीनों थे जिसमें हम उसको ले रहे थे फंजाई को, प्लांटी को और एनिमेलिया को। अब आप देखिए कि जो लाइनेज है ऊपर वाले की और इसकी वो एक ही बन रही है या एक ही इंसेस्टर से निकला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया मोनोफाइलेटिक। और मोनोफाइलेटिक दूसरी तरह भी हुआ कि एन एलजी जो है, एक एलजी वो प्लांट से मिलता जुलता है, यानी इस हिस्से से मिलता जुलता है, इस हिस्से से। इसका मतलब ये हुआ प्लांट की और ग्रीन एलजी की लाइनेज एक है, सेम है, एक लाइन है। सो दैट हम इसको कहते हैं मोनोफाइलेटिक लाइनेज। मोनोफाइलेटिक लाइनेज हमें शो कहाँ से हुई?
हमें कैसे पता चला दोनों की लाइनेज सेम है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या अपने रिलेटिव्स हैं? ये मेरे बेटा आप अगली क्लासेस में जाके भी पढ़ेंगे, कुछ पहले भी आपने डिस्कस किया होगा। इसके लिए हम सीक्वेंसिंग, एक जो सीक्वेंस होता है, एक जो तरतीब होती है बेसिस की, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसकी या जीन्स की जो तरतीब होती है, उसको देख के हम बताते होते हैं कि कौन सा जानवर किससे मिलता जुलता है। उस सीक्वेंसिंग को हम कहते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग। हम कहते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग जो है वो ये इंडिकेट करती है कि जो एलजी है और जो प्लांट है ये दोनों मोनोफाइलेटिक लाइनेज रखते हैं, यानी एक ही लाइनेज जो है वहां से ड्राइव हुए हैं। अब मेरा बेटा शायद यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि आरएनए सीक्वेंसिंग कैसे, हमें तो डीएनए लेना चाहिए था जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि डीएनए की निस्बत आरएनए की जो सीक्वेंसिंग है वो कम बदलती है। डीएनए रीजनरेट होता रहता है, रिकम्बाइन होता रहता है, जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता रहता है, उसमें एवोल्यूशन ज्यादा होती है। जबकि जो आरएनए है उसका सीक्वेंस बहुत देर, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सेम रहता है, बहुत लेट जाके चेंज होता है अगर हो भी तो, और बहुत कम चेंज होता है। चूंकि आरएनए सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज वाई अगर हम आरएनए सीक्वेंस लेंगे किसी को रिलेट करवाने का तो हमें ज्यादा रिजेंबलेंसेस मिलेंगी और ज्यादा क्लियर विजन मिलेगा रादर देन डीएनए। बिकॉज डीएनए में वो आपने पढ़ा होगा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो उसमें तो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है, जबकि आरएनए में चेंज नहीं होता, इसमें वही पड़ा होता है जो नस्लों पहले सीक्वेंस पड़ा हुआ था। तो अगर आपने पिछली नस्लों के साथ उसको रिलेट करवाना है तो ज्यादातर प्रेफरेंस जो साइंटिस्ट देते हैं वो आरएनए सीक्वेंसिंग को देते हैं। इसकी सीक्वेंसिंग उनकी सीक्वेंसिंग से मिलाई जाती है। चूंकि आरएनए सीक्वेंस में ज्यादा चेंज नहीं आया हुआ होता तो ये जल्दी ही इंसेस्टर तक पहुंचा देता है। सो आरएनए सीक्वेंसिंग जो है वो इंडिकेट करती है कि एलजी और प्लांट्स मोनोफाइलेटिक हैं। इसकी आम अल्फाज में जो तर्जमानी करते हैं, आम अल्फाज जो आम अल्फाज में हम उसको तर्जमा करें तो ये कहता है इट मीन्स प्लांट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन एलजी। जो प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हुए, वो निकले हैं किससे, फ्रॉम ग्रीन एलजी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स ग्रीन एलजी की औलाद हैं, ऑफस्प्रिंग हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारे पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं जो इनमें आए थे, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट्स भी हैं, एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो प्लांट में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक्स थे वो उसके अंदर रह गए, जो स्पेसिफिक खास करैक्टरिस्टिक्स थे वो निकले और प्लांट में आ गए। इस तरह प्लांट उससे अलहदा हो गया। सो इसलिए हम इसको कहते हैं ये इंसेस्टर है, एलजी जो है वो इंसेस्टर है ग्रीन एलजी प्लांट्स का। अगर हम इसकी सेल वॉल देखें उसमें भी सेम वही चीज़ें हैं जो प्लांट की सेल वॉल में। अगर मेरे बेटा याद हो आपको, अभी हमने रिसेंट जो टेस्ट दिया था उसमें भी सेल वॉल की कंपोजिशन पूछी थी। तो जो प्लांट सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसमें उसके पास होता है सेलुलोज, सेलुलोज ही होता है ना जी, आपने देखा था, पढ़ा भी है। प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ग्रीन एलजी है उसकी सेल वॉल में भी सेलुलोज है, तो फिर दोनों रिजेंबलेंस दे रहे हैं ना जी, रिलेटिव हो गए। सो इसकी सेल वॉल में भी सेलुलोज है और जो प्लांट है उसकी सेल वॉल में भी सेलुलोज है, ये बात भी मिलती जुलती हो गई। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स और इसमें एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट और सेल वॉल, ये तीनों ही मिलते जुलते हैं, आइडेंटिकल हैं टू दी प्लांट्स। तीनों अभी हमने देखे। पिगमेंट क्लोरोफिल प्लांट में भी होता है, ग्रीन एलजी में भी होता है। एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट स्टार्च इनमें भी है, प्लांट में भी है। सेल वॉल में सेलुलोज इनमें भी है और प्लांट में भी है। दैट इज वाई इन सारी खूबियों की वजह से, इन सारी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से कहा जाता है कि ये पहले आया था तो ये इंसेस्टर हो गया प्लांट का, प्लांट इसकी ऑफस्प्रिंग हो गई और उसमें ये सारे इसी से करैक्टर्स जो है गए हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें, जैसे कि पिगमेंट्स हमने पीछे लिखे भी हुए हैं, तो उनमें ग्रीन एलजी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, यानी फोटोसिंथेसिस करवाता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस करवाता है इसलिए इसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। तो इसमें दोनों तरह का क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों टाइप का इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए जो है वो एक्चुअल क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस खुद करवाता है, जबकि जो क्लोरोफिल बी जो है इसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट मेरा बेटा उसको कहा जाता है जो खुद काम ना कर सकता हो
लेकिन दूसरे को काम करने में हेल्प करे, असिस्ट करे, उसको मदद दे। मदद किस में देगा? अगर आपको याद हो स्पेक्ट्रम में काफ़ी तरह की लाइट होती है नैनोमीटर्स में, तो कुछ टाइप की लाइट ऐसी है कि जो क्लोरोफिल ए जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जज़ब नहीं कर सकता, तो फिर क्लोरोफिल बी जो उसको है वो लाइट जज़ब करके देता है और ये फिर वो लाइट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। चूंकि फोटो का मीनिंग लाइट है, सिंथेसिस का मीनिंग है बनवाना, तो खुराक बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटो जो है यानी जो लाइट है वो क्लोरोफिल बी उसको जज़ब करके क्लोरोफिल ए को देगा और क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस करवा लेगा, इसलिए उसका एक्सेसरी पिगमेंट है या मददगार पिगमेंट है। इसके अलावा इसमें होते हैं कैरोटीनॉइड्स, ये जो इसको स्पेशल टाइप के कलर्स देते हैं और उसको और ज़्यादा जो है ना वो चार्मिंग बनाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट, जैसे कि हमने पहले भी बात कर ली है बुक पे, उसने इसको बाद में फिर दोबारा फोकस किया है। तो एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट यानी जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है वो है स्टार्च की शक्ल में एलजी में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। फिर दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इसकी लिखी हैं, आपके पास बुक में इन दोनों की स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, जगह कम थी स्ट्रक्चर नहीं बनी, स्ट्रक्चर आप उसको खुद देख लीजिएगा। क्लोरेला पहली एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्लोरेला में क्या है? क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल एल्गा है। नॉन मोटाइल मेरे बेटा किसको कहते हैं? गैर मुतहर्रिक या साकिन, जिसको आप कहते हो गैर मुतहर्रिक या साकिन, यानी ये मूव नहीं करता। अच्छा, अब इसका हैबिटेट हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये रहता कहाँ है। ये रहता है जी फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में। किसमें भला? फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर वाले जो तालाब हैं उनमें रहता है। इसके अलावा ये डिचेस में रहता है। डिचेस कहते हैं खाइयाँ, जिसको हम कहते हैं गहराइयाँ या खाइयाँ सी जो होती हैं उनके अंदर, खाइयों के अंदर ये रहता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। इसको आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडिबल है, खाने के काबिल है, और इसको यूज करके हम जो दुनिया में शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही है उसको कम कर सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्लोरेला? ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। फिर आता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपने पहले सुना होगा, ये भी एग्जांपल है ग्रीन एल्गी की, और यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड एल्गी है। फोटोसिंथेटिक एंड फ्लैजिलेटेड एल्गी मतलब क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें फ्लैजेला भी है और उसमें क्लोरोफिल भी है और फोटोसिंथेसिस भी करवाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ना फंडामेंटल जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी रिसर्च जो है इस पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो स्टडी हम करेंगे फंडामेंटल स्टडीज किसकी? फोटोसिंथेसिस इसमें होती है। आप इसको स्टडी करें तो फोटोसिंथेसिस का पता चल जाएगा कैसे होती है। मोटालिटी, क्योंकि फ्लैजेला होता है इसमें, ये मूव कर सकता है तो उसके मूव करने के तरीकाकार भी आप जान सकते हैं। स्टिमुलस ऑफ लाइट, और चूंकि इसमें एक स्पॉट होता है, एक आई लाइक स्ट्रक्चर होती है, आई स्पॉट जिसको हम कहते हैं, वो लाइट भी ऑब्जर्व करता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि लाइट के स्टिमुलस से ये कौन सा रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा सेल रिकग्निशन, एक सेल का दूसरे सेल को कैसे पहचानना होता है, किस तरह अपने करीब आते हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टडीज में क्लेमाइडोमोनास वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी स्टडी में? फोटोसिंथेसिस की में, मोटालिटी में, स्टिमुलस ऑफ लाइट में और सेल रिकग्निशन में। यहाँ तक हमने जो ग्रीन एल्गी थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। रिपीट कर देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने उसकी डिफाइन ली कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ग्रीन एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल होता है, स्टोर्ड फूड स्टार्च की शक्ल में होती है क्लोरोप्लास्ट में। मोनोफाइलेटिक लिनेज में हमने कहा आरएनए सीक्वेंसिंग ये बताती है कि एल्गी और प्लांट मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट जो है वो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए निकले हैं, एवोल्यूशन हुई है। सेल वॉल इसकी बिल्कुल प्लांट जैसी है कि उसमें भी सेलुलोज होता है और इसमें पहले सेलुलोज होता है। पिगमेंट, एनर्जी प्रोडक्ट, सेल वॉल तीनों ही प्लांट से मिलती जुलती हैं। तो उनमें हमने जब पिगमेंट डिस्कस किया तो इसमें क्लोरोफिल ए आया, क्लोरोफिल बी आया, कैरोटीनॉइड्स आए। रिजर्व फूड में स्टार्च आई, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दो एग्जांपल्स उसकी हमने डिस्कस की। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल है, फ्रेश वाटर और डिचेस में रहता है, अल्टरनेट सोर्स है
फूड का। क्लेमाइडोमोनास फोटोसिंथेटिक फ्लैजेलेट है और इसमें स्टडी किया जा सकता है फोटोसिंथेसिस को, मोटेलिटी को, स्टिमुलस ऑफ लाइट को, सेल रिकॉग्निशन को। आखिर पे मेरा बेटा हमने डिस्कस करना इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी को। इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी में हम कहते हैं एलजी जो है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें क्या अहम है, फोटोसिंथेसिस भी तो ये करवाता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, खुराक भी बनाएगा, फूड भी बनाएगा, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये माहौल में भी इस्तेमाल होता है। तो 3 तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके ये जो है ना वो देखें, तो अगर हम इसको इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो ये है कि ये बेसिक रोल प्ले करता है फूड चेन में। व्हाट इज फूड चेन? ये मेरा बेटा एक ऐसा इंटरेक्शन है जो प्रोड्यूसर से लेके आखिरी कंज्यूमर तक जाता है। आखिरी कंज्यूमर वाला क्यों कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो कंज्यूमर कई तरह के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। और जो खुराक बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। तो ये एज ए प्रोड्यूसर वर्क करता है। तो यही बात उसने यहाँ पे लिखी है और इसको हम कहते हैं दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स, यानी जो फूड चेन है उसमें सबसे बड़े प्रोड्यूसर जो है वो एलजी हैं, ज्यादा खुराक यही बनाते हैं। दे प्ले बेसिक रोल इन फूड चेन, फूड चेन में इनका बेसिक रोल है, बुनियादी काम है। और वो क्या काम है, वो काम है इनका फूड प्रोवाइड करना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ये दोनों काम जो है वो ये करते हैं। ये हमने पहले जब एलजी स्टार्ट किया था तब भी उसमें पढ़ा था 50 to 60% जो है वो ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसके बाद जब ये फूड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फूड के तौर पे इस्तेमाल कौन सा होता है और किस तरह होता है। इसमें फिर हम अगली बात करते हैं एडिबल एलजी की। एडिबल एलजी, एडिबल उसको कहते हैं मेरा बेटा जो खाए जाने के काबिल हो या खाए जाने वाली एलजी। खाए जाने वाली एलजी को हम कहते हैं एडिबल। तो एडिबल एलजी, खाए जाने वाली जो एलजी है जिसको हम खा सकते हैं, उसमें कैल्प्स आता है जो हमने पढ़ा था वो लार्ज वाला है, और क्लोरेला आता है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कैल्प्स हमारे पास ब्राउन एलजी में आ रहा था और क्लोरेला जो है अभी हमने ग्रीन एलजी में डिस्कस किया। ये दोनों खाने के काबिल है, इनको अब खाया जा सकता है। अगर ये एडिबल है तो फिर ये हम इनको यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू ओवरकम क्या शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही है तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए आप कैल्प्स को और क्लोरेला को एज ए फूड खा सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि हमारी एनर्जी शॉर्ट कम ना हो। इसके बाद अगर आप बात करें यूजफुल सब्सटेंसेस की कि इसमें से कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, तो ये जो मैरीन एल्जी होते हैं यानी जो समंदरों में पाए जाने वाली एल्जी है वो सोर्स है बहुत सारे मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस का, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस का। उनमें से जो 5 हैं वो अभी हमने 4 जो हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास एगर। एगर जो है ये मेरा बेटा आइसक्रीम में भी यूज होता है और ये एक लग्जैटिक दवाई होती है उसमें भी यूज होता है, जो कब्ज कुशा होती है उसमें। तो एगर के ये इस्तेमाल आते हैं, एगर निकलता है एलजी से जो आइसक्रीम में और एज ए लग्जैटिव यूज होता है। इसके अलावा इसमें एल्गन है, एल्गन का क्या काम है, ये ऐसी दवाई में इस्तेमाल होता है जो लोअर करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्या बोला, कोलेस्ट्रॉल मेरा बेटा क्या होता है, ये अभी जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसको हम चिकनाई कहते हैं। और वो क्या करता है, वो आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो आर्टरीज की मेम्ब्रेन्स हैं, उनको नैरो कर देता है। जैसे आर्टरी की मेम्ब्रेन नैरो होती है तो बीपी हाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, और हार्ट जो है उसको जोर से पंप करना पड़ता है, दैट इज वाई प्रेशर हाई होता है। बीपी हाई होने की वजह फिर क्या हुई, कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें बीपी हाई की दवाइयों में फिर आप एल्गन को यूज कर सकते हैं ताकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल लो कर दे। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा तो डेफिनेट सी बात है बीपी जो है अपनी नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। अगर हम अगले की बात करें तो है क्राजिनीन जो है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेशली मशरूबात जिनको आप कहते हैं ड्रिंक्स, उनको प्रिजर्व यानी महफूज बनाने के लिए, कुछ देर के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्राजिनीन। इसके अलावा ये एज ए एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है। एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं मेरे बेटा, जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बात हमने चैप्टर नंबर 6 में काफी डिटेल में पढ़ी थी। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, इनकी डिफाइंस भी हमने देखी थी। सो
ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एंटीसेप्टिक्स में जो इस्तेमाल होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं रेड एलजी के, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ब्राउन एलजी के, ये दोनों ही एज ए एंटीसेप्टिक वर्क करते हैं। फिर आखिरी बात जब इसमें हम डिस्कस करें तो साइंटिफिक रिसर्च है, ये जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में भी इस्तेमाल हुआ है। वो कौन सा? स्पायरोजायरा है। स्पायरोजायरा को आप यूज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च के लिए। एसिटोब्लोरिया है, इसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ये आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे एसिटोब्लोरिया के बारे में, कि इसमें हमने न्यूक्लियस डोमिनेंस या साइटोप्लाज्म का जो रोल है वो डिस्कस किया हुआ है। एल्वा है, उसमें भी हम यही सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये सारे यूज होते हैं वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेस में, कि साइंसदान जो रिसर्चेस करते हैं या डिस्कवरीज करते हैं वो इन्हीं को पढ़ के इन्हीं के ऊपर जो है ना वो तजर्बात करके लेते हैं और फिर पता चलता है कि इनमें कौन सी चीज किस तरह बनी हुई है या लगी हुई है। आखिरी बात जिसमें वो है एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, कि ये माहौलियाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ये मेरा बेटा अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में हमने कहा था LGR बायो ऑब्जर्वेटिव, यानी LG जो है वो बायो ऑब्जर्वेटिव है, ऐसे जानदार हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे थे मेरा बेटा? ये कर रहे थे हैवी मेटल्स को। हैवी मेटल्स माहौल में से निकाल लेते थे तो माहौल जो है वो आलूदगी से बच जाता था। जो पॉल्यूटेंट है उनको उससे रिमूव कर देते हैं, उनको हम कहते हैं बायो ऑब्जर्वेटिव। उसके अलावा ये उसी चैप्टर में हमने ये लिखा था कि ये बायो इंडिकेटर के तौर पे वर्क करते हैं। मतलब अगर पोल्यूशन हो रही हो माहौल में, माहौल पॉल्यूट हो रहा हो, तो इनके जो कलर्स हैं वो कलर पैटर्न चेंज हो जाता है या कुछ ऐसे क्यूज ये देते हैं जिनसे पता चल जाता है कि माहौल आलूदा हो चुका है, माहौलियाती आलूदगी हो गई है। यानी जो पोल्यूशन है उसकी इंडिकेशन ये देते हैं, दैट इज वाई इनको हम कहते हैं बायो इंडिकेटर्स। ठीक है जी, ये उसकी होगी एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। यहां तक हमारा LG वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 7 में। फंगस लाइक प्रोटेस्ट 2 पार्ट्स हैं उसके, वो अगले आखिरी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने डिस्कस किया ग्रीन एलजी को और तमाम एलजी की इंपॉर्टेंस। एलजी की इंपॉर्टेंस में हमने 2 तरह की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा अहमियत दी, एक तो थी इकोनॉमिक और एक थी इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक में हमने उनका फूड चेन में रोल, उसकी एडिबल एलजी कौन से हैं वो डिस्कस किए, यूजफुल सब्सटेंसेस और वो किस किस जगह यूज़ होते हैं वो इसमें जो है ना स्टडी किया। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कौन आता है उसका हमने जिक्र किया। और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस में बायो ऑब्जर्वेटिव, बायो इंडिकेटर जिस तरह ये वर्क करते हैं उसको डिस्कस किया। शुक्रिया।